हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में जो भी हमारा पार्ट बच गया था उसके बारे में। लास्ट टाइम हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूलाज निकाले थे। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अगर हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी? वो क्वांटिटीज़ जिनका कुछ ना कुछ डायमेंशन फार्मूला जरूर हो, जिनका डायमेंशन फार्मूला हो लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या रहें, कांस्टेंट रहें। तो ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ बनेंगी जिनकी वैल्यूज़ क्या रहें, कांस्टेंट रहें और उनका क्या हो, डायमेंशन फार्मूला हो। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि हमारे पास जो लाइट की वेलोसिटी होती है वैक्यूम के अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला देखें तो वो होगा m0 L1 T-2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला है और वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। इसी तरीके से एक और क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड हमारे पास टाइप क्या आता है, डायमेंशनल वेरिएबल। ये हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी जिनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होंगी और वो उनका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन फार्मूला जरूर होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एरिया, अगर हम अलग अलग टर्म्स का देखें, अलग अलग साइज़ का देखें, अलग अलग बॉडीज़ का देखें जिनकी शेप डिफरेंट है, उन सभी का एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करें, चाहे कोई भी शेप की बॉडी हो, कोई भी साइज हो, हर किसी के लिए एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। और वो डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, m0 L2 T0। ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस मतलब जिसके अंदर डायमेंशन फार्मूला ना हो, जिसका कोई डायमेंशन फार्मूला ना हो, और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। तो ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हो जाएंगी जिनकी वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है और उनका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। एग्जांपल के लिए मैथ्स में जितने भी नंबर्स यूज़ होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 70, 50, वॉटएवर, जितने भी मैथ्स के नंबर्स हैं उनका कोई भी डायमेंशन फार्मूलाज नहीं होता और उनको पता ही है आपको, मैथ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आप में क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। ऐसे पाई की वैल्यू फिक्स रहती है लेकिन इसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। कि डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी, देखिए नाम से पता लग रहा है, जिनका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता लेकिन वैल्यू क्या रहती है, वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि सर्कल की डिफरेंट आर्क होती हैं, वो अलग अलग एंगल सबटेंड करती हैं एंगल के ऊपर। तो अलग अलग एंगल सबटेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे एंगल हमारे पास 20 का भी बन सकता है, 30 का भी, 40 का भी, 50 का भी, कोई भी एंगल हो सकता है। तो वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं लेकिन उसका क्या नहीं होगा, डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, एंगल का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। इस तरीके से हमारे पास कितने टाइप्स बन गए हैं, 4 टाइप्स बन गए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। कि डायमेंशनल इक्वेशन से इनका क्या यूज़ होता है। तो आपको बता दें कि अभी तक हम जो डायमेंशन फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, उन डायमेंशन फार्मूलाज को पढ़ने का क्या बेनिफिट है, हमें ये पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। किसका, हम डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें देखिए क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हमें क्या करना है, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब आगे क्या गिवन है, विच में डिपेंड अपॉन। अब ये टाइम पीरियड है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब के ऊपर, जो सिंपल पेंडुलम का बॉब होता है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम की लेंथ के ऊपर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर। टाइम पीरियड है, 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और जी पे। तो देखिए हम इसको किस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखिए हम मानते हैं यहाँ पे जो टाइम है उसको टी से डिनोट कर लेते हैं। ये 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन कितना क्या डिपेंड करता है इसके बारे में नहीं पता, तो हम क्या ले लेते हैं, ABC, इनकी पावर्स को ABC की फॉर्म में ले लेते हैं। और ये डिपेंड करता है इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। अब इससे आगे देखिए,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे। तो इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसके अंदर हमारे पास जो भी टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशन फार्मूलाज को लिखते हैं। तो टी का डायमेंशन फार्मूला, टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m0 L0 T1, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, k तो एक कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, तो k को एज इट इज़ लिखेंगे। मास, और मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1 L0 T0। इसकी पावर कितनी है, a, तो हम a ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो इसमें देखिए l है, तो l का क्या होता है, एक सेकेंड, इसका हमारे पास रहेगा m0 L1 T0, और इसकी पावर कितनी है, b। और g का डायमेंशन फार्मूला कितना रहेगा, m0 L1 T-2, इसकी पावर कितनी है, c, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, k। अब यहाँ से देखिए m की पावर कितनी हो जाएगी, a। l और t दोनों की पावर 0 0 है, तो इनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में m और t की पावर 0, इनको लिखने को रहने देते हैं। l की पावर कितनी हो जाएगी, b। यहाँ पे m की पावर 0, इसको लिखने को रहने देते हैं। तो l और t की पावर l की पावर c से मल्टीप्लाई होने पे c, और t की पावर हो जाएगी -2c। और इस तरह हम ये वाली टर्म्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पे आप m0 इन सब को लिखो तो लिख सकते हो, वरना ज़रूरी भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस टर्म में क्या हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, m की पावर a है, और हम जानते हैं जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐड होके कितना हो जाएगा, b + c, और t की पावर -2c इज इक्वल टू m0 L0 T⁻1, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास बेस सेम है, अगर हमारे पास इक्वालिटी की इक्वेशंस में अगर बेस सेम है तो हमारे पास पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम m की पावर्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर है 0 और राइट हैंड साइड में पावर है a। उसके बाद l की पावर को कंपेयर करते हैं, जब l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में हो जाएगी b + c। एंड t की पावर्स को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 एंड राइट हैंड साइड में है -2c। तो अब तीनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे हमें a की वैल्यू तो मिल गई है 0 फर्स्ट इक्वेशन से ही। थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब c की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 0 = b -1/2। तो यहाँ से सोल्व करने पे b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो a b c की वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, या फिर इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा t = k। m की पावर a थी तो a की पावर 0 हो गई, l की पावर कितनी थी, b, तो b की हो गई 1/2, और t की पावर थी g की पावर थी c, तो ये हो जाएगा -1/2। तो t = k, m की पावर 0 है तो वो 1 हो गया, तो l/g इसको ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। कुछ ऑफ मेथड्स को यूज़ करके जब हम k की वैल्यू भी निकालेंगे तो वैसे तो हम इसको वैसे के वैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हमें बताना, हमको मेनली इतना ही सोल्व करना, तो हम टाइम पीरियड निकाल चुके हैं। तो देखिए हमने डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प करते हुए, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए हमने किस तरीके से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपको आया होगा इसका यूज़ समझ में, ठीक है। इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, इसका नेक्स्ट यूज़ होगा, इसका नेक्स्ट यूज है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला, कि हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, हमें जो भी फॉर्मूला गिवन होगा सबसे पहले उसके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म्स को लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूलाज को लिखेंगे और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूलाज को लिखेंगे। अगर हमारे पास वो दोनों साइड फार्मूलाज सेम बनते हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। हमें एक रिलेशन गिवन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन f = ma। हमें बताना है कि ये फॉर्मूला है जो f = ma, क्या ये करेक्ट है, वेयर
F इज फोर्स, वहाँ पे F फोर्स है, M इज मास एंड A इज एक्सेलरेशन, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखिए हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना होगा, m1 l1 t-2। जितने भी टर्म्स गिवन है फॉर्मूला में सभी के डायमेंशन फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। तो F M A 3 टर्म्स है, तो तीनों के डायमेंशन फॉर्मूलाज लिख चुके हैं हम, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास F इज इक्वल टू MA है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास F है, तो F का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया हमने। राइट हैंड साइड में M और A है, तो M का और A का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, तो हमारा रिजल्ट आया m1 l1 t-2, और यही रिजल्ट हमारा LHS में था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, इट्स मीन हमारे पास जो भी फॉर्मूला गिवन था वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है, डायमेंशन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट देखिए इसकी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट लिमिटेशन कहती है कि इस मेथड की हेल्प से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, हमने अभी इसका बेनिफिट पढ़ा, लेकिन अगर उस फॉर्मूला में कहीं पे डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं तो उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ठीक है। जैसे हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर की वॉल्यूम का 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसका देखिए हमारे पास सेकंड लिमिटेशन क्या रहेगी, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या लॉग फंक्शंस। जिस फॉर्मूला में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। हमारे पास कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, इसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं मिलती है। नेक्स्ट, इफ़ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। हमने देखिए अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया टाइम पीरियड का, जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड है 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता था, तो जिसकी हेल्प से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। लेकिन अगर वो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो हम फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इक्वेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास एक एग्जैक्ट फॉर्म नहीं देता। जब हमारे पास इक्वेशन में, जैसे हमको इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा पार्ट हो किसी साइड में, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं एक से ज़्यादा पार्ट है, ut प्लस हाफ at², 2 पार्ट्स हैं, तो इसलिए हम उसको भी क्या नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ये था आपके पास डायमेंशन एनालिसिस का कंप्लीट। थैंक यू।